कम्युनिकेशन एक एनर्जी है जो आप अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स और कई बार अपने एक्शंस, एक्सप्रेशंस के जरिए भी जाहिर करते हैं। लोग कहते हैं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपके जिंदगी को लेकर बड़े सपने हैं तो आपको उसके लिए जिम्मेदारी भी लेनी होगी, और वो जिम्मेदारी खुद की और अपने शब्दों की है। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन सही शब्दों के इस्तेमाल का आपकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ सकता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान में कौन सा माल भरा पड़ा है। आज की बुक समरी है द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसे लिखा है इयान टोवस्की ने। आज की ये बुक समरी आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना सिखाएगी। आप अपने शब्दों के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के कई तरीके सीखेंगे, और आप देखेंगे कि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे अपने रिश्ते को बेहतर बना पाते हैं। इस बुक के ऑथर इयान टोवस्की, जिन्होंने मेडिटेशन, साइकोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कई किताबें लिखी हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर और यूरोप में बहुत सी कंपनियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट भी रहे हैं। इयान का माइंडफुलनेस फॉर सक्सेस नाम का एक ब्लॉग है, जहां वो खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बने और ऑसम लाइफ कैसे जिएं, इसके बारे में अपने ग्रेट आइडियाज शेयर करते हैं। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय इयान टोवस्की। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं? जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तो आपको बुरा लगता है। तो हो सकता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत हो। अच्छा कम्युनिकेशन एक बहुत ही जरूरी स्किल है। इसके बिना आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इस समरी से आप लोगों से स्किलफुल तरीके से बातें करना सीखेंगे। आप देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। अच्छे कम्युनिकेटर्स जिंदगी से वो सभी कुछ पा सकते हैं जो वो चाहते हैं, चाहे वो उनके पसंद की जॉब हो, अच्छे ग्रेड्स हो, रोमांटिक पार्टनर हो, वो सब कुछ पा सकते हैं। बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स से दोस्त बनाना भी आसान होता है। इस समरी से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल सीखेंगे। कम्युनिकेशन के दौरान ध्यान से सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप सुनने के कई तरीके सीखेंगे, और आप ये भी समझेंगे कि दूसरों के जजमेंट के बारे में चिंता करना कैसे बंद करना है। आप ये भी सीखेंगे कि बातचीत के दौरान नेगेटिव होने से खुद को कैसे रोकना है। आपके नेगेटिव होने से कोई भी आपसे दूर जा सकता है। आप अपनी बातों से बिना दूसरों को ठेस पहुंचाए अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भी सीखेंगे। आप लोगों की तारीफ करना सीखेंगे और दूसरों द्वारा किए गए अपमान या बुरे कमेंट से कैसे डील करना है, ये भी सीखेंगे। और आखिर में आप ऐसे लोगों से आसानी से कम्युनिकेट करने के तरीके सीखेंगे जो सुन नहीं सकते। ये समरी आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो आइए इस स्किलफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, लिसनिंग द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल कन्वर्सेशन स्किल। अच्छी बातचीत का बेसिक प्रिंसिपल होता है ध्यान से सुनना, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बातचीत का मतलब होता है खुद बोलते जाना। दूसरे क्या कह रहे हैं वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। इस वजह से लोग जो सुनते हैं उसका सिर्फ 25% ही याद रख पाते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि बातचीत के दौरान ध्यान से सुनना इतना जरूरी क्यों है। जब आप कोई बातचीत शुरू करते हैं तब आप कुछ सीखते हैं। अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। इसलिए आप जिस इंसान से बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ सीखने को मिलेगा, ये सोचकर उसे मेंटर के रूप में देखिए और उन्हें सुनना शुरू कीजिए। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जूलियन ट्रेजर का कहना है कि लोग सिर्फ 60% बातचीत पर ही ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम कुछ भूल गए तो वो हम आसानी से किसी बुक या वीडियो में खोज सकते हैं, लेकिन हम अपनी मां से हुई बातचीत को इंटरनेट में नहीं खोज सकते। उसके लिए हमें उस बातचीत में ध्यान देकर सुनना होगा। अच्छे से सुनने के लिए आपको इसके अलग अलग टाइप के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें लिसनिंग अप्रोच कहा जाता है। ये बात करते समय आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पहला अप्रोच है क्रिटिकल लिसनिंग। ये तब होता है जब आप किसी बातचीत में फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसे आपका दोस्त आपको उसके नए फोन के बारे में बता रहा है,
वो आपको बता रहा है कि इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, प्रोसेसर कितना फास्ट काम करता है और इसके अंदर कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। जब आप उसे सुनते हैं तो आप उसकी बात को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि क्या उसका फोन सच में मार्केट के दूसरे फोन से बेहतर है। दूसरा है एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसमें आप दूसरों को उनकी फीलिंग एक्सप्रेस करने में मदद करने के लिए सुन रहे होते हैं। जैसे आपकी दोस्त आपको बता रही है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद कितनी दुखी है। आपकी पोजीशन इस सिचुएशन में आपकी दोस्त की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। तीसरी अप्रोच है रिडक्टिव लिसनिंग। जैसे एक सर्जिकल नर्स हेड सर्जन के कमांड को फॉलो करती है। इस सिचुएशन में उसे उनके शब्दों को जल्दी सुनकर समझना होता है, तो उसे फैक्ट्स पर फोकस करके उसके ऊपर जल्दी से काम करना होता है। चौथा है एक्सपेंसिव लिसनिंग। जैसे आपकी दोस्त आपको बताती है कि वो अपने पति से तलाक के लिए केस फाइल करने वाली है। आप उसे उसके एक्स हस्बैंड के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। वो बताती है कि उसके लिए लॉयर हायर करना कितना मुश्किल है। इस सिचुएशन में आप फैक्ट समझने के लिए सुन रहे हैं। ये एम्पैथेटिक लिसनिंग के जैसा ही है, लेकिन एक्सपेंसिव लिसनिंग इमोशन से ज्यादा फैक्ट्स पर फोकस करता है। पांचवा अप्रोच है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे आपके पिता आपको बताते हैं कि वो कैसे गोल्फ कोर्स में गेम जीता करते थे। इस सिचुएशन में आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आपके पिता सिर्फ चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। आखिरी अप्रोच है एक्टिव लिसनिंग। ये तब होता है जब आप सवाल पूछते हैं और सामने वाले के शब्दों पर रिएक्ट करते हैं। एक्टिव लिसनिंग में आप सामने वाले को यह बताते हैं कि आप उन्हें सुनने में इंटरेस्टेड हैं। आपको किस लिसनिंग अप्रोच का इस्तेमाल करना है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कई लोग एक्टिव लिसनिंग पसंद करते हैं क्योंकि दूसरों के द्वारा समझा जाना एक अच्छा एहसास होता है, लेकिन कई बार सिर्फ पैसिव लिसनिंग भी काफी होती है। हाउ टू स्टॉप फियरिंग जजमेंट। कुछ लोग बात करते समय सिर्फ सही शब्द चुनने में ही स्ट्रगल नहीं करते, बल्कि उन्हें इस बात का भी बहुत ज्यादा डर होता है कि उन्हें जज किया जाएगा। वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या SAD से जूझ रहे होते हैं। SAD पैनिक अटैक का कारण बन सकता है और एक इंसान को सोशली अलग थलग कर सकता है। हालांकि सभी लोगों को SAD टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन हम सभी इस बात की चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये सच है कि लोग आपको जज करेंगे, आपके लुक्स या बिहेवियर को लेकर आपके बारे में ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन आप हर समय कोई और इंसान बनने का दिखावा नहीं कर सकते। ऐसा करने से जिंदगी में कभी न कभी आप थक जाएंगे। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लें। खुद को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तब लोग क्या कह रहे हैं आप उसकी परवाह नहीं करते। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए पहले आप अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी खुद की बुराई करने की सोच को चैलेंज कीजिए। जब आप खुद को दिन भर क्रिटिसाइज करते रहते हैं तब आप खुद को बुरा महसूस कराते हैं। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको बदसूरत और स्टूपिड बोलता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? पक्के तौर पर आपको बहुत खराब लगेगा। ठीक इसी तरह अगर आप खुद को पूरे समय यही कहते रहेंगे तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? इससे उबरने के लिए खुद से नेगेटिव बातें करना बंद कीजिए। जब भी आप अपने लिए बुरा महसूस करते हैं तब स्टॉप शब्द को बार बार और जोर से कहिए, ताकि आपके ब्रेन को यह पता चल पाए कि आप सीरियस हैं। कॉन्फिडेंस हासिल करने का अगला टिप है अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करना। कोई नई स्किल सीखिए, जैसे कि बेकिंग या पेंटिंग। तब आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप एक काबिल इंसान हैं और इस तरह से आपको बात करने के लिए एक नया टॉपिक भी मिल जाएगा। आखिरी टिप है लोग जो आपसे कहते हैं उसका असर खुद पर मत पड़ने दीजिए। अगर किसी को लगता है कि आप दिखने में खूबसूरत नहीं हैं, तो ये उनकी सोच या उनका ओपिनियन है। आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर लोगों को आप बोरिंग और स्टूपिड लगते हैं, तो आप खुद को इंटरेस्टिंग और स्मार्ट बनाने में मेहनत कर सकते हैं। आप किसी के कॉन्फिडेंस को कुछ ही सेकंड में जज कर सकते हैं। जैसे सुजैन को ही लीजिए। वो घर लौटते समय अपने किसी नए पड़ोसी से मिली। वो इस बात से चौंक गई कि वो कितने कॉन्फिडेंट और अंडरस्टैंडिंग हैं। सुजन को लगा कि वो बहुत कम उम्र से ही बहुत सोशल यानी कि मिलनसार टाइप के शख्स रहे होंगे। वो उनकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगी। बाद में उसे पता चला कि उसके नए पड़ोसी एक रिटायर्ड शेरिफ हैं।
यानी वो कानूनी मामलों की देखरेख करने वाले ऑफिसर थे। इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह सुजैन ने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कंक्लूजन निकालने के लिए क्लूज पर ध्यान दिया। वो रिटायर्ड शेरिफ इतने कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था। लोगों के जजमेंट से उबरने के लिए पहले यह सोचना बंद कीजिए कि हर चीज आपके बारे में है। अगर आपको लगता है कि लोग हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं तो आप गलत हैं। लोग घंटों दूसरों के बारे में नहीं सोचते। उनकी अपनी खुद की जिंदगी है जिसमें वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आप कल रात पार्टी में गए थे और वहां आपने कुछ बेवकूफी भरा कह दिया। कुछ लोग आपके ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन वो घंटों इसके बारे में नहीं सोचते रहेंगे। इसलिए इस बारे में सोच सोच कर खुद को टॉर्चर मत कीजिए। खुद पर बहुत ज्यादा फोकस करना बंद कीजिए। इसके बजाय दूसरों पर फोकस कीजिए। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आपको लग सकता है कि वो आपको जज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बेहतर जानने की कोशिश कीजिए। आपको एहसास होगा कि वो भी परफेक्ट नहीं है। आपकी तरह वो भी बस एक इंसान है। आप उन्हें जितना जानेंगे उतना ही ज्यादा वो फ्रेंडली बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अवॉइडिंग एक्सेसिव नेगेटिविटी इन योर सोशल इंटरेक्शंस। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि उनकी बातचीत कभी भी सही क्यों नहीं होती। इसका कारण है उनकी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी किसी भी कन्वर्सेशन यानी बातचीत में घुसकर उसे खराब कर सकती है। जब आप शिकायत करते हैं या रोना रोते हैं, आप दूसरों को बुरा महसूस कराते हैं। जब आप खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तब आप अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप सिचुएशन को समझ नहीं पाते और लगातार बात करते रहते हैं, तो आप लोगों को चोट पहुंचाते हैं। ऐसी घटनाएं दूसरों के साथ आपका रिश्ता खराब कर देती हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अपनी नेगेटिविटी को छोड़ने की कोशिश कीजिए। सिंपल से सवालों के लिए नेगेटिव जवाब आपका मूड खराब कर सकते हैं। जैसे आपने अपने पड़ोसी से पूछा कि वो कैसी हैं। उसने इसका नेगेटिव जवाब दिया। उसने कहा कि उसे बहुत काम करने हैं, मौसम भी खराब है और ऐसी ही कई और बातें बोली। क्या ऐसे में आप उससे अक्सर बात करना चाहेंगे? लेकिन अगर उसने आपको अलग तरह से जवाब दिया होता तो क्या होता? मान लीजिए कि आपके पड़ोसी ने कहा होता कि उसके सर में थोड़ा दर्द है, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? इसका मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बाकी लोग भी पॉजिटिव होंगे। अपना खराब एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन आपको अपनी परेशानियों का बोझ उन पर नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए कि एक दिन आपकी कार खराब हो जाती है और आपका फोन खो जाता है। घर लौटकर आपके पार्टनर के साथ बहस हो जाती है। अगले दिन आप सुबह अपनी कलीग को बहुत खुश देखते हैं। ठीक उसी समय आप उसका मूड खराब करना चाहते हैं ताकि आप खुद को अच्छा महसूस करा सकें। अब ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लोग आपसे कन्नी काटने लगेंगे। इसके बजाय आप खुद को और आप जिससे बातचीत कर रहे हैं दोनों को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। मूड को हल्का करने की कोशिश कीजिए ताकि आप दोनों ही बात करने में कंफर्टेबल महसूस करें। ऐसा समय भी आएगा जब बातचीत के दौरान आपको कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना पड़ेगा। जैसे आपके दोस्तों में से एक को लगता है कि रैना नाम की लड़की सुंदर है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता। अगर उस समय आप तुरंत डिसएग्री करने लगेंगे तो वहां मौजूद सभी लोगों को बड़ा अजीब लगेगा। तो बातचीत को जारी रखने के लिए आपको यहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। लोगों को सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब आप उनकी गलतियां गिनाते हैं, और बातचीत के दौरान यह बहुत भयानक हो सकता है। जैसे अगर आपका फ्रेंड जूलियन कोई एक शब्द ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा है तो उसे जाने दीजिए। उसे मत बताइए कि वो गलती कर रहा है, इससे उसे ठेस पहुंचेगी। इसे नजरअंदाज कीजिए। जब तक कि वो कुछ सीरियस नहीं करता तब तक उसे जाने दीजिए। और आखिरी प्रॉब्लम है सिर्फ अपने बारे में बात करना। एक बार टॉम नाम का एक आदमी अपने रिश्तेदारों से मिलने गया। वहां वो एक आदमी से मिला जिसका नाम रॉब था। रॉब उसकी कजन का पार्टनर था। जब टॉम ने रॉब से बात की तो रॉब सिर्फ अपने यूरोप के सबसे महंगे रिजॉर्ट में बताए हुए वेकेशन के बारे में बात करता रहा। रॉब टॉम के एडवेंचर्स के बारे में सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इस तरह से टॉम को इतनी चिड़चिड़ाहट होने लगी और वो जोर से बोलना चाहता था कि बस करो भाई, हो गया। इसे सेल्फ सेंटर्ड होना कहते हैं, यानी बस अपनी ही बात करते जाना। आपको कभी भी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं दिखाना चाहिए। बहुत से कन्वर्सेशंस के फेल होने का यह मेन कारण है। डिस्कशन के दौरान दूसरे लोगों को भी अपना पहलू कहने का मौका दीजिए।
तभी वो सही मायने में कन्वर्सेशन होगा। बातचीत में अच्छा ना होना एक ऐसी चीज है जो लोगों को इंफीरियर या कमतर महसूस कराती है, लेकिन आप पॉजिटिव रहकर इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि समय और प्रैक्टिस के साथ आप बातचीत करने में बेहतर हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है द एथिकल कन्वर्सेशनलिस्ट, गेटिंग योर व्यूज अक्रॉस एंड नीड्स मेट विदाउट हार्मिंग अदर्स। अच्छी कन्वर्सेशन स्किल बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना सकती है, लेकिन अच्छा कन्वर्सेशन स्किल होने का मतलब झूठ बोलना नहीं है। झूठ बोलना कहीं भी सही नहीं होता। हाँ, कुछ सिचुएशन होते हैं जहां झूठ बोलकर एक इंसान बचकर निकल सकता है, लेकिन आगे चलकर इसके अनचाहे नतीजे भी हो सकते हैं। यही बात हंसी मजाक पर भी लागू होती है। कुछ जगह है जहां आप मजाक कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप मजाक नहीं कर सकते। मजाक करते समय हमेशा यह ध्यान रखिए कि आप किसके साथ मजाक कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें चोट ना पहुंचाएं। चलिए बातचीत के दौरान झूठ बोलने और मैनिपुलेट करने के बारे में डिस्कस करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्त से आपके घर आते हुए एक बोतल सोडा लाने के लिए कहते हैं। आप यहां क्या कर रहे हैं? आप अपने शब्दों से उसके बिहेवियर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब तक कि कोई काम किसी को चोट नहीं पहुंचाता वो सही होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लोगों को मैनिपुलेट करना गलत है। मैनिपुलेट करने का मतलब है चीजों को अपने हिसाब से घुमाना। ये एक ऐसी कन्वर्सेशन स्किल है जो आज की दुनिया में सरवाइव करने के लिए इंसान के पास होना जरूरी है, लेकिन इसे सीखने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला, दूसरों का मन बदलने की कोशिश मत कीजिए, खासकर जब आप अपने फायदे के लिए ऐसा करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक दोस्त एक ऐसे इंसान को पसंद करती है जिसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो इंसान बुरा नहीं है और शायद वो आपकी दोस्त को पसंद भी करता है। आप अपनी दोस्त को उसके साथ समय बिताने से रोकते हैं। इस तरह से आप अपने दोस्त की फीलिंग्स को चोट पहुंचा रहे हैं। अगर किसी तरह से उसे ये बात पता चल जाती है तो आप अपना दोस्त और भरोसा दोनों खो देंगे। दूसरा है, किसी की कमजोरी या मजबूरी देखकर उससे ऊंचा बनने की कोशिश मत कीजिए। मान लीजिए कि आप एक लॉयर हैं, आपके दोस्त ने आपको और कुछ कलीग्स को समय बिताने के लिए अपने घर बुलाया है। उनमें से एक अपने से नीचे फ्लोर पर रहने वाले पड़ोसी के बारे में बताता है जो बड़ा ही इरिटेटिंग है। वो आदमी कहता है कि वो अपने पड़ोसियों के खिलाफ उसे डिस्टर्ब करने के लिए केस करेगा। वो और चीजें भी बताता है जिसके लिए वो उन पर केस करना चाहता है। एक लॉयर होने के नाते आप जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, तो आप उसे सही जानकारी देकर उसका मन बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उसे लॉ के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए वो इससे घबराया हुआ और शर्मिंदा महसूस करेगा। तो झूठ बोलना कैसा रहेगा? हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमसे हमेशा कहते आए हैं, लेकिन अगले ही पल हम उन्हें झूठ बोलते हुए सुनते हैं। तो आपको लगता होगा कि आखिर झूठ बोलना सही है या गलत? अगर आप झूठ के दम पर रिश्ते बनाते हैं तो वो जल्दी ही टूट जाएंगे। साथ ही आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आप उसे धोखा दे रहे होते हैं। आगे चलकर वो आपके झूठ के कारण गलत फैसले ले सकते हैं। झूठ बोलना गलत है और ये कभी भी सही नहीं हो सकता, लेकिन कई बार कुछ सिचुएशंस में आप झूठ बोलकर बच सकते हैं। जैसे जब आपका दोस्त आपसे पूछता है कि क्या आपको उसकी नई हैट पसंद आई या नहीं, तो आप अपने दोस्त को बुरा महसूस नहीं कराना चाहते और इसीलिए ऐसे समय में झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब सीरियस चीजों की बात आती है तो आपको सच बोलना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपनी दोस्त को कहते हैं कि वो इंजीनियरिंग में अच्छी है, वो इस पर यकीन कर लेती है और इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी करने लगती है, लेकिन वो बहुत कम नंबर लाती है और फेल हो जाती है। अब यहां अपने दोस्त से सच बोलना ज्यादा अच्छा है, भले ही उसे चोट क्यों ना पहुंचे। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द आर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तारीफ करना किसी के दिल को जीतने का एक असरदार तरीका है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी केयर करते हैं, बदले में वो आप पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि तारीफ मिलने पर आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इसके लिए आप बस उन्हें दिल से धन्यवाद दे सकते हैं। ऐसा करना लोगों को यह बताएगा कि आप उनकी ओपिनियन को मानते हैं। तारीफ करना बहुत आसान है। आपको बस उस इंसान के पास जाना है और अपने दिल की बात उससे कहनी है।
लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपका यकीन करेंगे या नहीं? और तारीफें आखिर कब असरदार होती हैं? तारीफें तब असरदार होती हैं जब वो ईमानदारी और दिल से की जाएं। जैसे जब आपका दोस्त आपको होमवर्क के बारे में बताता है तो आप उसकी तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही स्मार्ट है। उन्होंने बस आपको होमवर्क के बारे में बताया था, आपका होमवर्क नहीं किया था। तो ऐसे में लग सकता है कि आप उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली चीज है कि तारीफ हमेशा सही समय पर की जानी चाहिए। जैसे आप अपने दोस्त के म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गए, आपने उसे दूसरे दिन कहा कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यह उसकी तारीफ करने का सही समय नहीं है। आपको उसकी तारीफ परफॉर्मेंस के तुरंत बाद करनी चाहिए थी। तारीफों को स्पेसिफिक भी होना चाहिए। अगर आप किसी को सिर्फ ये कहते हैं कि वो अच्छे हैं, स्मार्ट हैं या दयालु हैं, ये साफ साफ तारीफ नहीं है। उन्हें बताइए कि वो किस में अच्छे हैं। उन्हें वो अच्छी चीजें बताइए जो उन्होंने की हैं। कभी भी सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने के लिए तारीफ मत कीजिए। जब आप मन से तारीफ करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि जिन लोगों की आप तारीफ करते हैं वो आपकी तरफ दयालु होते हैं। लेकिन आपको अपनी रेपुटेशन ऐसे इंसान की तरह नहीं बनानी चाहिए जो हर समय तारीफ करता हो। ऐसा करना आपको बनावटी और दिखावेबाज के रूप में दिखाएगा। ऐसे इंसान बनिए जो सिर्फ उन लोगों की तारीफ करता है जो सच में उस तारीफ के लायक होते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो लोगों की तारीफ करते हुए आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली टिप है, अपनी सोच किसी और के जरिए लोगों तक पहुंचाइए। जिम बेकी की तारीफ करना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि कल उसने प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा किया। तो जिम ने जिल से बातचीत के दौरान बेकी की तारीफ की। हालांकि जिल ज्यादातर बातचीत भूल गई थी, लेकिन उसने बेकी को इस बारे में बताया और जिम की तारीफ उस तक पहुंचा दी। जिस इंसान की तारीफ की जा रही है उसे पता है कि यह तारीफ सच्ची है, क्योंकि उसे यह बात किसी और से सुनने को मिली। बेकी को यह जानकर अच्छा लगा कि जिम ने किसी और के सामने उसकी तारीफ की। दूसरी टिप है इनडायरेक्टली तारीफ करना। यह कहने के बजाय कि आप इसमें बहुत अच्छे हैं, आप कह सकते हैं कि मैं इस बुक को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ पाएंगे, तो क्या आप इसे समझने में मेरी मदद करेंगे? जब इस तरीके से आप किसी की तारीफ करेंगे तो वो शर्मिंदा नहीं होंगे और तारीफ को एक्सेप्ट कर लेंगे। आखिरी टिप है, आखिर में कुछ सवालों को जोड़ दें। टेड ने केन से कहा, हे केन, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, तुमने ये कहां से सीखा? टेड ने तारीफ के आखिर में एक सवाल जोड़ दिया था। ऐसा करके उसने बातचीत को आगे बढ़ाने का मौका दिया। केन अब अपने स्कूल और उसने जो कुछ कोर्सेज या क्लास किए हैं के बारे में इससे बात करके इस बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। अगर टेड ने सिर्फ केन की तारीफ की होती तो उसके बाद दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी का माहौल बन जाता। तारीफ करने से तारीफ को एक्सेप्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है। हो सकता है कि जब आपकी तारीफ की जाए तो आप कुछ न कह पाएं या फिर शर्मिंदा हो जाएं। ऐसे समय में सामने वाले को पोलाइटली धन्यवाद देकर उसकी ओपिनियन को मान लेना चाहिए। यही करना सबसे बेस्ट होगा। तो एक जबरदस्त सॉल्यूशन को पाकर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम में से कईयों के साथ होती है, हम इसे याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हाउ टू हैंडल हीटेड डिस्कशंस। बहस होना आम सी बात है। लोगों का गुस्सा होना भी आम बात है। जब वो गुस्सा होते हैं तो अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ऐसी सिचुएशन से उबरने में मदद करेंगी। अगर बदले में आप भी गुस्सा हो जाएंगे तो आप बस उनके गुस्से को और भी भड़काएंगे। इस तरह से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। इसके बदले आप अपना दिमाग ठंडा रखिए और सामने वाले को शांत होने दीजिए। ये ऑफिस मीटिंग में भी अप्लाई किया जा सकता है। दो लोग अक्सर बहस करने लगते हैं। उनके बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों को एक जैसा ट्रीट कीजिए। कभी भी किसी एक की साइड मत लीजिए, इससे सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। एक दिन जब सैम घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बेहद गुस्से में है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, सारा उसके बिहेवियर को लेकर उस पर चिल्लाने लगी। सैम बस वहां खड़ा होकर देखता रहा। वो भी उस पर गुस्सा होकर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने कम्युनिकेशन के ऊपर एक बुक से जो टिप्स सीखी थी वो यहां अप्लाई की। गुस्सा एक इमोशन है और उसे पता था कि उसे उससे डरना नहीं है। और यहां मुद्दा गुस्से का नहीं था,
यहां सारा जिस तरह से खुद को एक्सप्रेस कर रही थी वो परेशानी का कारण था। सैम को पता था कि उसकी ये फीलिंग टेम्पररी है, जब वो शांत हो जाएगी तो उसका गुस्सा भी चला जाएगा। तो सैम ने सारा से कहा कि उसे तकलीफ पहुंचाकर सैम को बहुत ही बुरा लग रहा है। उसने कहा कि वो इसे सॉल्व करने के लिए तैयार है। उसने देखा कि सारा धीरे धीरे शांत हो रही है। इस तरह से सैम ने उससे झगड़ा नहीं किया, उसने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसने दिखाया कि वो उसे समझता है। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसे पता था कि ऐसा करने से सारा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। सैम ने अपना दिमाग शांत रखा और उसकी सारी शिकायतें सुनी। सारा ने कई बार उसकी गलतियां गिनाई, लेकिन सैम ने सामने जो प्रॉब्लम थी बस उस पर ध्यान दिया। जब लोग गुस्सा होते हैं तब वो सही गलत नहीं समझ पाते, उन्हें बस अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना समझ में आता है। एक शांत इंसान होने के नाते आपको सॉल्यूशन खोजने की जरूरत है। आपको उन पर नाराज नहीं होना चाहिए, उन पर चिल्लाइए भी नहीं, क्योंकि इससे चीजें और भी खराब होंगी। अपना दिमाग ठंडा रखकर सामने वाले की बात सुनिए। ऐसा मत जताइए कि आप उनसे लड़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा जताइए कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। कभी भी अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए, नहीं तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे आप उनसे लड़ना चाहते हैं। अगर सामने वाला पुरानी बातें भी उखाड़ता है तो उसे नजरअंदाज कीजिए। इसे स्टॉक पिलिंग कहते हैं। लोग ऐसा आपको चोट पहुंचाने या असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। इस झांसे में मत आइए, सिर्फ अभी में फोकस कीजिए। कुछ समय बाद वो इंसान खुद थक जाएगा और शांत हो जाएगा। ऐसा मीटिंग्स में भी होता है। दो अलग पार्टी मीटिंग के दौरान बहस कर रही थी। इसमें मैनेजर को दखल देना पड़ा। उनकी इस मीटिंग पर पूरी अथॉरिटी थी। वहां मौजूद सभी मेंबर्स को वो जानते थे। मैनेजर ने साफ कर दिया कि सबको बोलने दिया जाएगा। उन्होंने दोनों पार्टी से कहा कि उन्हें बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होगा। उन्होंने उन सबको एक ग्रुप में जोड़ने की कोशिश की। मैनेजर ने उनका ध्यान उस प्रॉब्लम पर फोकस करवाया जो अभी सामने थी। उन्होंने सबको यह दिखाया कि वो वहां पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने उनके डिस्कशन के सभी पॉइंट्स को समराइज करके बताया। इसने दोनों पार्टी को यह दिखाया कि वो क्या करने के लिए यहां आए हैं। बीच बीच में वो डिस्कशन को मेन पॉइंट पर वापस लाने के लिए सवाल पूछते थे। इस तरह से मैनेजर ने उस झगड़े को सुलझाया। आप भी अपनी जिंदगी में आने वाले इस तरह के सिचुएशन को सुलझा सकते हैं। अगर कोई आपको टारगेट करता है तो उन्हें ऐसा न करने के लिए कहिए। उनसे सीधे बात कीजिए। उनसे पूछिए कि उन्होंने जो कहा वो क्यों कहा। एटिकेट एक्सपर्ट डैन गॉट्समैन के अनुसार किसी भी रूड रिमार्क पर रिस्पॉन्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल पूछना। इससे वो इंसान अवेयर हो जाएगा और ऐसा करना बंद कर देगा। आप उनसे यह भी पूछ सकते हैं कि वो आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। ऐसी सिचुएशन में शांत रहना उन्हें ऐसा करते रहने के लिए बढ़ावा देता है। अगर आप इंसल्ट का जवाब नहीं देंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। उन्हें बताइए कि अगर वो वर्बल अब्यूज जारी रखते हैं तो आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इंसल्ट के बदले उन्हें इंसल्ट मत कीजिए। ऐसा करने से आप उनके लेवल पर गिर जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के प्रेसिडेंट स्टीव डनकन का कहना है कि छोटी मोटी इंसल्ट को नजरअंदाज करना ठीक है। हो सकता है कि उस इंसान का दिन खराब हो या वो जानबूझकर आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, तो इसे जाने दीजिए। कई बार बढ़ती हुई बहस में आपको माफी मांगने वाला पहला इंसान बनना चाहिए। सामने वाले से कहिए कि आप समझते हैं। आप उन्हें बताइए कि आप ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। जैसे आपका पड़ोसी इसलिए नाराज है कि आपके कुत्ते ने उनका गार्डन खोद डाला। आप उस नुकसान की भरपाई करने का ऑफर कर सकते हैं। अगर वो आपकी माफी एक्सेप्ट नहीं भी करता तो उसे जाने दीजिए। इसे पर्सनली लेने के बदले इसे छोड़कर आगे बढ़िए। और जीवन जीने की कला का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। कन्वर्सेशंस बिटवीन हियरिंग एंड हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स। लाखों लोग कम सुनने की परेशानी को झेल रहे हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके कलीग उनमें से एक हो सकते हैं। इसीलिए उनसे कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उनसे बेहतर बातचीत करने के लिए यहाँ कुछ टिप्स हैं। मान लीजिए कि आपको सुनने में परेशानी होती है। आप एक साइड से ज्यादा अच्छे से सुन पाते हैं। आप जिससे बात कर रहे हैं उसे उसी साइड से बात करने के लिए कह सकते हैं। उन्हें यह बताना कि आप एक तरफ से कम सुनते हैं अच्छा होगा, ताकि वो उस तरह से एडजस्ट कर पाएं।
अगली टिप है धीरे धीरे बात करना। हो सकता है जब सामने वाला बहुत तेजी से कुछ बोल रहा हो तो आपको कुछ चीजें समझ में ना आए। ऐसी सिचुएशन में उनसे धीरे धीरे बात करने को कहिए। बातचीत के दौरान जब आपको कुछ समझ ना आए तब क्या, ऐसा मत पूछिए। इसके बदले पोलाइटली आप उन्हें खुद को दोहराने के लिए बोल सकते हैं और कह सकते हैं, सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या आप उसे दोबारा बोल सकते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से उसके घर के बारे में बात कर रहे हैं। आपको समझ में आया कि उसने नया घर खरीदा है, घर में रंग किया हुआ है, लेकिन आपको कलर स्कीम समझ में नहीं आई। इस सिचुएशन में आप क्लियरली कहिए कि आपको कलर स्कीम समझ में नहीं आई। इससे उन्हें यह पता चलेगा कि आप उनकी बात पर ध्यान दे रहे थे और उनसे इस बारे में पूछने के लिए आपने समय निकाला। मान लीजिए कि आप एक ग्रुप से बातचीत कर रहे हैं। आपको यह समझने में मुश्किल हो रही है कि कौन बात कर रहा है। तब आप बात करने वाले इंसान से कोई एक सामान पकड़ने के लिए कह सकते हैं। जब भी कोई बात करेगा वो उस चीज को पकड़ा रहेगा। इस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन बात कर रहा है। कम सुनने वाले लोगों के लिए बातचीत करना आसान बनाने के लिए सुनने वाले लोग कौन सी टिप्स अपना सकते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि सुनने में मदद करने वाली मशीन कैसे काम करती है। सुनने वाली मशीन बस आवाज को तेज कर देती है ताकि वो जोर से सुनाई दे। इसीलिए ये मत समझिए कि सुनने वाली मशीन पहनकर कोई इंसान नॉर्मल तरीके से सुनने लगता है। उनका ध्यान अपनी ओर खींचिए। इस तरीके से आप जो भी कह रहे हैं वो उसे मिस नहीं करेंगे। बात करते समय सीधा उनकी तरफ देखिए। अपने मुंह को कवर करके मत रखिए। सभी कम सुनने वाले लोग लिप रीड नहीं कर सकते, लेकिन उनसे क्या कहा जा रहा है इसे समझने के लिए वो मुंह किस तरह से हिल रहा है इस पर भरोसा करते हैं। उनसे पूछिए कि उन्हें किस कान से बेहतर सुनाई देता है और उसी तरफ मुंह करके बात कीजिए। साथ ही कोई भी गलतफहमी होने पर उन पर दोष न डालकर जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। इस तरह से वे इनसिक्योर फील नहीं करेंगे। और अब समय है कंक्लूजन का। इस समरी में सबसे पहले आपने इफेक्टिव कन्वर्सेशन के बेसिक प्रिंसिपल को सीखा, जो है सुनना। हर बातचीत को सीखने के मौके के रूप में देखिए। अगर आप दूसरों को सुनते हैं तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि कैसे ये सोचना बंद करें कि लोग आपको जज कर रहे हैं। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही स्वीकार कीजिए और खुद से नेगेटिव बातें करना बंद कीजिए। आप सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। तीसरा, आपने सीखा कि बातचीत के दौरान पॉजिटिव कैसे रहना है। शिकायत करने और अपना रोना रोने से बचिए। अगर आप बातचीत में हैं और बार बार नेगेटिव चीजें लाते रहेंगे तो हो सकता है कि लोग आपसे बात करना न चाहें। चौथा, आपने सीखा कि लोगों को तकलीफ पहुंचाए बिना कैसे अपने व्यूज शेयर करने हैं। बातचीत को सिर्फ अपने बारे में मत बनाइए। अगर सामने वाला कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करता तो उनकी गलतियां निकालने से बचिए। पांचवा, आपने सीखा कि लोगों की तारीफ कैसे करते हैं। मन से की गई तारीफ से लोगों को पता चलता है कि आप सच में परवाह करते हैं। छठवां, आपने सीखा कि बहस में बदलती हुई बातचीत को कैसे संभालना है। पहले सामने वाले को शांत होने दें और उन्हें जो कहना है वो कहने दें। सॉल्यूशन खोजने में उनकी मदद करें। आखिर में आपने सीखा कि जिन लोगों को सुनने में परेशानी होती है उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करना है। उनसे बात करते समय सीधा उनकी तरफ देखें और धीरे धीरे बोलें। उस बातचीत की जिम्मेदारी लें। कोई भी चीज सीखना आसान नहीं है। उस समय को याद कीजिए जब आपने चलना सीखा था। आप कई बार गिरे थे और खुद को चोट पहुंचाई थी, लेकिन आखिर में आपने चलना सीखा था और आज आप एक मैराथन दौड़ सकते हैं। यही एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना सीखने पर भी लागू होता है। आप पहले फेल होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपने क्या गलती की है, और जब आपको यह पता चल जाता है कि आपको क्या सुधारने की जरूरत है तो चीजें आसान हो जाती हैं। इस समरी की सिंपल टिप्स आपका जिंदगी भर साथ देंगी, और ये टिप्स जिंदगी भर साथ दें इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समरी के जितने भी की टेक अवेज थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि जितने भी थे जिन्होंने भी आपको टच किया है उन्हें लिख लीजिए। उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि वे हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाएं और उनसे केवल आप नहीं बल्कि और लोग भी सीख सकें।
तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।